नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद कहता हूं। सीधा अपने सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। इससे पहले कि मैं और ज्यादा बोलना शुरू करूं, जी हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं। बताएं। मैंने यही पूछना था कि मेरी दो बच्ची हैं, वो मैं ब्रिटिश हूँ। पहले हस्बैंड से दो बच्ची हैं। मेरा पार्टनर जो है ना ओवर स्टे था। हमने शादी की थी 2009 में सितंबर में लास्ट ईयर। फिर हमने अनमैरिड पार्टनर पेज पे ना अप्लाई किया। फिर उन्होंने रिफ्यूज कर दिया 2-3 माह लास्ट ईयर अप्रैल में। अभी ये हुआ कि हमने लास्ट ईयर शादी भी कर ली सितंबर में, रजिस्ट्रेशन मैरिज, कोर्ट मैरिज। और ये हुआ कि अभी 2 माह पहले उन्होंने हमारी एप्लीकेशन जो हमने फर्दर रिप्रेजेंट करी है भेजी हुई थी, उन्होंने रिफ्यूज कर दी। और मेरे हस्बैंड जो है ना साइन पे भी जाते हैं। यही पूछना था कि अगर हम पाकिस्तान से करें तो क्या चांसेस हैं? चलो इसी में काम नहीं कर रही, और यहाँ से अगर हम आगे करें, हमारा वकील तो यही कह रहा है कि वेट करें जब तक ये पकड़े जाएंगे, अब नेक्स्ट रिमूवल डायरेक्शन करेंगे तब हम कोर्ट में एक्शन ले सकते हैं। अच्छा, हमारा वकील तो यही कह रहा है। और मैंने यही पूछना था कि अभी हमें उनको वेट करना चाहिए कि उनको ये जो उन्होंने डिसीजन भेजा है उसमें यही कहा उन्होंने कि ये यहाँ से चले जाए कि हम एक्शन ले सकते हैं कोर्ट में जाके कि नहीं, कि अभी वेट करें। ओके। और वीजे के कितने चांसेस होंगे? ओके, चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। जो आपकी सिचुएशन है जी, वो इसलिए बनी हुई है क्योंकि कानून ये कहता है कि अगर किसी ने, जिसके पास यहाँ पे स्टेटस ना हो, वो शादी करता है किसी ब्रिटिश नेशनल से और वो यहाँ पे स्टेटस लेना चाहता है, तो उसके पास यहाँ से स्टेटस लेने का कोई रास्ता नहीं है। बेसिकली उसको वापस जाना चाहिए। वो वापस अपने मुल्क जाए, वहां से जाके अप्लाई करें और फिर एंट्री क्लियरेंस लेकर यहाँ पर वापस आए। ये तो कानून कहता है, ये तो इमिग्रेशन रूल्स पैराग्राफ 281 के अंदर आ जाता है। ब्रिटिश पर्सन प्रेजेंट सेटल इन द यूके, उसके ऊपर ये सारी चीज बनती है। अब बात आती है कि वो सिचुएशन जो आपकी सिचुएशन है कि जहां पे उनके पास स्टेटस नहीं है, एप्लीकेशन आपने यहीं से की, शादी आप लोग कर चुके हैं, इकट्ठे आपको रहते हुए कुछ अरसा हो गया है और फैमिली लाइफ आपकी बिल्डअप हो चुकी है यहाँ पे। अब उसमें क्या किया जाए? आपने एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन रिफ्यूज हो गई, रिकंसिडरेशन की, वो भी आपकी रिफ्यूज हो गई। अब एक तो रास्ता यही है कि जिस तरह आपके वकील ने कहा कि खामोशी से बैठ जाएं, जब इनको पकड़ा जाएगा, जब इनको रिमूव करने के लिए रिमूवल डायरेक्शंस दी जाएंगी, तब आपको अपील का राइट मिलेगा और आप अपील का राइट लेके कोर्ट में जाके अपना राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं और वहां पे आर्ग्यू कर सकते हैं केस। अब ये याद रखें कि वहां पे जाके आप क्या चीज आर्ग्यू करेंगे। आर्ग्यू ये करना होगा कि जी कानून तो फिर भी वही है, इमिग्रेशन रूल्स तो फिर भी वही रहेंगे, उसमें तो कोई चेंज नहीं आई होगी। इमिग्रेशन रूल्स तो ये कहते हैं कि अगर आपके पास स्टेटस नहीं और आपने किसी पर्सन प्रेजेंट सेटल इन द यूके से शादी की, तो आपको वापस जाना है अपने मुल्क स्टेटस लेकर आने के लिए। तो अगर आपको अपील का राइट मिल भी जाता है, आप कोर्ट में जाते हैं, तो ये पॉइंट तो फिर भी पूरा नहीं होता। जीतने का इस केस को सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, जो ये है कि आप आर्टिकल 8 पे आर्ग्यू करें इसको। आर्टिकल 8 क्या कहता है? अगर आपकी फैमिली लाइफ एग्जिस्ट करती है तो उसके अंदर अनजस्टिफाइड और डिसप्रोपोर्शनेट इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। यानी आपका जो एक फैमिली लाइफ अगर एग्जिस्ट करती है, जब तक होम ऑफिस के पास कोई बहुत अच्छा जवाब ना हो, उस फैमिली लाइफ के साथ वो इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, यानी उस फैमिली लाइफ को तोड़ नहीं सकते। ये आपकी आर्ग्यूमेंट बनती है। अब ये आर्ग्यूमेंट जो आपने, अगर आप इंतजार करते हैं और उसके बाद आपको किसी वक्त उनको डिटेन कर लिया जाता है, रिमूवल डायरेक्शन मिलती है, जिस परेशानी में से आप गुजरेंगे और उसको चैलेंज करेंगे और फिर अपील में जाके इस केस को इस तरह से आर्ग्यू करेंगे, मेरा पर्सनल व्यू ये है कि बजाय से कि आप उसका इंतजार करें, आप अभी उसको चैलेंज करें। आप अभी उसको चैलेंज कर सकते हैं इन जुडिशियल रिव्यू। जब डिसीजन आया आपके पास, डिसीजन क्या कहता है? होम ऑफिस का डिसीजन है, आपके बारे में डिसीजन है और उसमें अपील का राइट नहीं दिया गया। अब अगर आप उसके साथ अग्री नहीं करते तो क्या कर सकते हैं? जाहिर है आप उसको चैलेंज कर सकते हैं जुडिशियल रिव्यू में। मेरा मशवरा इसमें, इस तरह के केसेस में यही होता है कि आप फौरी तौर पे प्री एक्शन प्रोटोकॉल का जुडिशियल रिव्यू का लेटर तैयार करें। उस लेटर को तैयार करके जो सारी आर्ग्यूमेंट्स हैं आपकी आर्टिकल 8 की, आपका प्रूफ सारा लगाएं उसमें, कब से इकट्ठे रह रहे हैं, बच्चे किस तरह से उनको एज अ फादर ट्रीट करते हैं, आपका रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है, कितने टाइम से चलता आ रहा है, फोटोग्राफ्स लगाएं बच्चों के साथ, अपने साथ, सारी चीजें लगा के, यानी जो आर्ग्यूमेंट्स आपने कोर्ट में जाके करनी होती वो तमाम आर्ग्यूमेंट्स अभी करें। उसका फायदा ये होता है क्योंकि कानून आपकी हक में जाता है। आर्टिकल 8 का केस लॉ बहुत स्ट्रांग है। जो सारे केसेस उसमें हैं, चिकबम्बा आता है, बिकोबैट्स आता है, VW कैंडा, काफी सारे केसेस हैं जो सारे इस चीज को जिक्र करते हैं कि आर्टिकल 8 फैमिली लाइफ अगर एग्जिस्ट करती है, उसके साथ इंटरफेरेंस किसी बहुत अच्छे रीजन पे होनी चाहिए, आमतौर पे नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजें जो आती हैं बीच में, इसके ऊपर आप उसको चैलेंज करें जुडिशियल रिव्यू प्री एक्शन प्रोटोकॉल, और वहां से होपफुली वो कहेंगे कि चलो ठीक है हम अपना डिसीजन रिव्यू करते हैं, और फिर आपको लेटर आ जाना चाहिए जिसमें लिखा हो कि जी आउटसाइड इमिग्रेशन रूल्स हमने डिसाइड किया है कि कंपैशनेट ग्राउंड्स पे हम आपको स्टेटस यहीं से दे दें।
अगर वो नहीं मानते तो जुडिशियल रिव्यू में उसको चैलेंज करें, हाई कोर्ट से जाके ये बात मनवाएं, वहां पे होम ऑफिस कोशिश करेगा कि उसको अच्छी तरह से अवॉइड करे। अगर उन्होंने अवॉइड ना किया तो जो केस लॉ अभी चल रहा है, मेरा अपना ख्याल है कि उसके ऊपर हाई कोर्ट की तरफ से आपको डिसीजन आपकी फेवर में मिलना चाहिए। क्योंकि बात सारी यही है, एक तरफ देखना है कि जी इमिग्रेशन रूल्स ये कहते हैं कि जी एक बंदा इलीगल है वो वापस जाए, इमिग्रेशन रूल्स के मुताबिक स्टेटस लेकर आए। दूसरी तरफ जो चीज आती है वो ये है कि एक फैमिली लाइफ एग्जिस्ट करती है, बच्चे हैं, बीवी है, आप लोग यहां पर रह रहे हैं। सो वो जो आपकी फैमिली लाइफ है वो ज्यादा भारी है कि इमिग्रेशन रूल ज्यादा भारी है? मेरा ख्याल है फैमिली लाइफ को ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। अगर आप ये सारा कुछ नहीं करना चाहती, दूसरी तरफ जो आपके पास ऑप्शन है वो ये है कि जो कानून कहता है वो करें। लॉ क्या कहता है, उनको वापस भेजें, ये जाके वहां से अपना एंट्री क्लियरेंस लगवा कर आए, ओवरसीज से अपने मुल्क से जाके एंट्री क्लियरेंस लगवा कर आए। अब उसके लिए आपने बताया कि आप काम नहीं करती। अब जो बंदा काम ना कर रहा हो और उसे स्पॉन्सर करना हो किसी को एंट्री क्लियरेंस एप्लीकेशन के लिए, तो उनके साथ थर्ड पार्टी स्पॉन्सरशिप लग सकती है। आपके कोई फैमिली फ्रेंड्स हो, कोई वैसे फ्रेंड्स हो, कोई रिश्तेदार हो, व्हाटएवर, जो कोई भी आपको स्पॉन्सर करने को तैयार हो, आपके हस्बैंड को स्पॉन्सर करने को तैयार हो फाइनेंशियली, वो उनको स्पॉन्सर करके उसके अंदर उनका स्पॉन्सरशिप डिक्लेरेशन लगेगा, उनकी पे स्लिप्स लगेंगी। अगर अपना बिजनेस चलाते हैं तो उनके बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उनके पिछले 1 साल के डॉक्यूमेंट्स लगा दें जो उनके अकाउंट शो करें। उसमें फायदा यह है कि थर्ड पार्टी स्पॉन्सर ने कहा कि जी जब ये यहां पर आएंगे इस टाइम पीरियड के लिए इतना अमाउंट मैं इनको दूंगा, ताकि ये किसी तरह से भी पब्लिक फंड्स के ऊपर ना पड़े। अब जब आपने स्पॉन्सर कर दिया रिलेशनशिप के लिए, अकोमोडेशन भी वो आपके साथ करेंगे। अगर आप 1 बेडरूम हाउस में रहती हैं तो वो आपके साथ एक 1 बेडरूम में रह सकते हैं। आप 2 बेडरूम में रहती हैं बच्चों के साथ तो वो 2 बेडरूम में आपके साथ रह सकते हैं, क्योंकि मियां बीवी के लिए तो एक ही रूम काफी है। तो उसमें आपको अकोमोडेशन में मसला नहीं होगा। सिर्फ ये कि अकोमोडेशन का लेटर लगाना होगा साथ कि प्रॉपर्टी आपकी ओवरक्राउडेड नहीं होगी, और अगर काउंसिल की टेनेंट हैं आप तो काउंसिल से आपको इजाजत लेनी पड़ेगी। ये सारा कुछ करके एंट्री क्लियरेंस एप्लीकेशन करें, विद इन 2 to 3 months उनका स्टेटस हो जाना चाहिए, उनको मतलब एप्लीकेशन उनकी अप्रूव हो जानी चाहिए, अगर आपने सही तरह से रेडी की हुई है। अब इसमें भी 2 चीजें आती हैं। एक लोग सवाल ये करते हैं कि जी जो बंदा इलीगल हो यहां पे, जब वो वापस आता है तो उसमें तो बैन लग जाता है। अगर अपनी मर्जी से जाए तो 1 साल का बैन है, अगर उसको अगर वो हेल्प लेके जाए यहां से तो 5 साल का बैन है, और अगर वो यहां से रिमूव किया जाता है होम ऑफिस की तरफ से तो 10 साल का बैन है। यह बैन अप्लाई होता है बाकी तमाम एप्लीकेशंस में एक्सेप्ट 4 एप्लीकेशंस में। अगर फियांसे के तौर पे वो आना चाहते हैं, अगर वो एल्डरली डिपेंडेंट के तौर पे आना चाहते हैं, अगर वो बच्चों के साथ अपना राइट ऑफ एक्सेस एक्सरसाइज करने के लिए आना चाहते हैं, या चौथी सिचुएशन जो आपकी सिचुएशन है कि शादी करके किसी ब्रिटिश नेशनल से या किसी इंडेफिनिट लीव होल्डर से वो एज अ स्पाउस यहां पर आना चाहते हैं। ये 4 एक्सेप्शंस में से अगर किसी एक में वो आते हैं तो आज वो जाते हैं तो कल जाके दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, उन पर कोई किसी किस्म का बैन नहीं लगेगा। ठीक है, ये पैराग्राफ 327B का हिस्सा है, उसके अंदर 4 एक्सेप्शंस दी गई हैं। सो आपके लिए सिचुएशन ये, अगर वो वापस जाना चाहें जरूर जा सकते हैं, वहां से अप्लाई करें, एप्लीकेशन अच्छी तरह तैयार कीजिएगा, तमाम इंफॉर्मेशन सही तरह देनी, कोई चालाकी नहीं करनी बीच में। मुझे रोजाना कोई ना कोई बंदा आके ऐसी हरकत करता है, कोई ना कोई ऐसी बात करता है कि जी मैं कोशिश करूंगा यहां से चला जाऊं, मेरे फिंगरप्रिंट ना हो, वहां पर कोई पैसे दे दिला के एयरपोर्ट से आगे पीछे कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। प्लीज डोंट, ये सारी इलीगल चीजें हैं, इलीगल काम मत करें। जब आप इलीगल काम करते हैं फिर आप कहीं ना कहीं फंसेंगे, फिर जो आपका एक सही रास्ता बनता भी होगा वो रास्ता भी बंद हो जाएगा। सो उन चीजों में मत पड़े। कानून क्या कहता है, अगर आपका आर्टिकल 8 का फैमिली लाइफ एग्जिस्ट करती है तो चाहे आप ओवरस्टे हुए यहां पे, अब जब भी वापस जाते हैं आपके ऊपर बैन नहीं लगेगा। तो क्या जरूरत है कोई 2 नंबरी करने की, कोई झूठ बोलने की, कोई फ्रॉड करने की? डोंट डू इट। सो मेरा मशवरा हमेशा यही होता है। ठीक है जी, अब मैंने आपको जुडिशियल रिव्यू का भी बता दिया, आपको मैंने पाकिस्तान का भी बता दिया, अगर वहां से जाके अप्लाई करना चाहते हैं। सो मेरा मशवरा यही है कि जो कुछ भी करें बड़ा सोच समझ के किसी वकील से बात करके करें। मुझसे बात करनी है, आपको पता है मुझे किस तरह से ढूंढना है। लॉ सोसाइटी से आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, नाम मेरा आपको पूरा मालूम है, आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। अदरवाइज अगर आपने किसी अपने वकील से बात करनी है तो उनको सिर्फ ये बताएं कि जी हमने जो एप्लीकेशन करनी है पाकिस्तान से करनी है तो वहां से सही तरह तैयार करके दें, यहां से करनी है तो उसको प्री एक्शन प्रोटोकॉल में आप उसको अभी चैलेंज करें। ये जो चीज है ना कि बैठे रहो, देखी जाएगी, इंतजार करो, मुझे पर्सनली ये चीज पसंद नहीं है। क्योंकि अगर आप इस वक्त बैठी हुई हैं, आप और आपके हस्बैंड, आपके बच्चे ट्रैवल करना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, लेकिन इमिग्रेशन स्टेटस ना होने की वजह से कहीं नहीं जा सकते, कितनी देर और इंतजार करेंगे? 2 साल, 3 साल, 4 साल, जब तक वो कोई रिमूवल डायरेक्शंस नहीं देते, उतनी देर आप इंतजार में बैठे रहेंगे। सो मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती। मैं पर्सनली ये समझता हूं कि वो जैसे कहते हैं ना, वो इंग्लिश में कहते हैं टेक द बुल बाय द हॉर्न्स,
کہ اس کو سینگ سے پکڑ کے اس کا سامنا کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے، بجائے ایسے کہ آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں اور دیکھتے رہیں کہ جی کب کیا فیصلہ ہوگا تب دیکھی جائے گی. اوکے، اگلا سوال لیتے ہیں جی.